तो देखिए प्यारे बच्चों, कल हम जो बात कर रहे थे, अब ध्यान देना, जो कल हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे संविधान सभा की बैठकों की। संविधान सभा की जो बैठकें आती है, आप ध्यान देना, यहाँ पे तीसरी बैठक हमारी चल रही थी। संविधान सभा की बैठकों में तीसरी बैठक की हम बात कर रहे थे। तीसरी बैठक की अगर मैं बात करूं, समझना थोड़ा सा। तीसरी बैठक कौन सी बैठक बताओ? तीसरी बैठक। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर को। कितने दिसंबर को बताओ? 13 दिसंबर 1946 को होती है। स्थान वही दिल्ली है, ठीक है। लेकिन इस दिन क्या बात आती है, वो बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन देख लो एक बार। इस दिन जवाहरलाल नेहरू आते हैं। कौन आते हैं बताओ? और जवाहरलाल नेहरू कुछ उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं। जो उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं, इन उद्देश्य प्रस्तावों को साथियों 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। किसके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है बताओ? संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। और संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करने के बाद इन उद्देश्य प्रस्तावों पर संविधान सभा विचार विमर्श करती है। और साथियों, विचार विमर्श करने के बाद आती है भैया 22 जनवरी की बात। कब की बात बताओ रे? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इन उद्देश्य प्रस्तावों को पूर्णतः पारित कर दिया जाता है। पूर्णतः क्या कर दिया जाता है बताओ? पारित कर दिया जाता है। और पारित करने के बाद ये संविधान के उद्देशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा हम उद्देशिका या प्रस्तावना के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे उद्देशिका या प्रस्तावना का जो है यहाँ पे एक शब्द आया है, तो हम बात करेंगे। क्योंकि उद्देशिका या प्रस्तावना है साथियों, इसको हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है, हृदय कहा जाता है, जन्म कुंडली कहा जाता है। ऐसा कई लोगों ने कहा भी था। तो देख लेते हैं कि भाई साहब किसने तो इसको क्या कहा था। तो देखिए, अब हम बात करने वाले हैं संविधान की क्या बताओ? प्रस्तावना। थोड़ी सी बात कर लेते हैं और आगे अपन बात कर लेंगे। देखिए, संविधान की प्रस्तावना की अगर मैं बात करूं, तो पहली बात तो ये वर्तमान में एक कानूनी दस्तावेज है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि भैया प्रस्तावना है, ठीक है, एक अधिनियम, विधेयक, ठीक है, एक उद्देश्य या फिर कानूनी दस्तावेज, तो ये कानूनी दस्तावेज है वर्तमान में, ठीक है। ये कानूनी दस्तावेज है और प्रत्येक संविधान के ये प्रारंभ में होती है। हर संविधान के प्रारंभ में आपको देखने को मिल जाएगी, बताओ क्या? प्रस्तावना। लेकिन भाई साहब, एक देश, एकमात्र फ्रांस ऐसा देश है जिसके संविधान के मध्य में मिलती है, क्या बताओ? प्रस्तावना। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भैया फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जिसके संविधान के मध्य में आती है, क्या बताओ? प्रस्तावना। अब देखो, प्रस्तावना की अगर मैं बात करूं कि प्रस्तावना की जो भाषा है हमने कहां से ली है बताओ? तो प्रस्तावना की भाषा जो भारत ने ली है वो कहां से ली है बताओ? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से ली है साथियों। लेकिन हम बात करें कि दुनिया का सबसे पहला जो लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे पहला जो लिखित संविधान है, वो हमने बताया था भैया संयुक्त राज्य अमेरिका का था। कहाँ का था बताओ? संयुक्त राज्य अमेरिका का था। तो हमने भी संविधान निर्माण की जो बात ली थी वो कहां से ली थी बताओ? अमेरिका से। इसी प्रकार से हमने प्रस्तावना का प्रारूप भी कहां से लिया है भैया बताओ रे? अमेरिका से लिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा था? प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा था? तो आप बता दो रे, किसने कहा था बताओ? के एम मुंशी ने कहा था। किसने कहा बताओ? के एम मुंशी ने। लेकिन हम बात करें कि भैया कन्हैया मानिकलाल मुंशी इसका पूरा नाम है ना, के एम मुंशी से काम चल जाएगा आपको तो, ठीक है। अब हम बात करें कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो आपको ध्यान रखना है, आत्मा कहा था ठाकुर भार्गव दास ने। किसने कहा था बताओ? ठाकुर भार्गव दास ने संविधान की आत्मा किसको कहा है बताओ? तो मुझे बताओ, मुझे बताइए, संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। और किसने कहा था? तो बताइए किस मूल अधिकार को, यही सवाल है मेरा, किस मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है? कौन सा अनुच्छेद है या कौन सा अधिकार है? दो सवाल हो गए यहाँ पे, एक तो अधिकार और एक अनुच्छेद। संविधान की आत्मा, समझ में आया? बोलो कौन सा है? कौन सा है बोलो? अनुच्छेद
32, शाबाश, अनुच्छेद सही बताया है। लेकिन आपसे अधिकार पूछ लिया जाए तो, अधिकार पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार है जो आगे देखेंगे, अपने आप ऑटोमेटिक याद दिला दूंगा कि भैया संविधान की आत्मा पूछी जाए तो प्रस्तावना, लेकिन मूल अधिकारों में अगर आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकारों में संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो अनुच्छेद 32 को। अरे बोलते क्यों नहीं, कौन से अनुच्छेद को? 32 को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है और अनुच्छेद 32 ये जो सभी अधिकारों की रक्षा करता है, तो वो बात करेंगे। और ये बात बोली थी संविधान के इस अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसने कहा था बताओ? भीमराव अंबेडकर ने। तो ये बात अपन वहां देखेंगे। लेकिन मैं बात करूं कि भैया प्रस्तावना को संविधान का हृदय किसने कहा था बताओ? हृदय, तो हृदय आपको ध्यान रखना है, ये कहा था जे.एल. नेहरू ने। किसने कहा था बताओ? जे.एल. नेहरू ने। और आपको ये भी याद रखना है कि भैया हमें तो ये भी बता दो इन प्रस्तावना या उद्देशिका का जनक किसको कहा जाता है, जन्मदाता या जनक किसको कहा जाता है? तो वो भी जवाहरलाल नेहरू को। किसको बताओ? जे.एल. नेहरू को ही कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू ने ही तो प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, किया या नहीं किया? तो उसी ने ये प्रस्ताव तैयार किए थे और उसी ने पेश किए थे, इसीलिए जनक भी पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू ही है, ठीक है ना। तो ये बातें अपन देखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्शन उठाया गया था प्रस्तावना पे। आगे चल के ऑब्जेक्शन क्या उठाया गया था कि भैया ये प्रस्तावना जो है 1960 में एक विवाद आता है, बेरूबारी विवाद। कौन सा विवाद बताओ? बेरूबारी विवाद आता है, ये पंजाब राज्य को लेकर आता है बेरूबारी विवाद, ठीक है। बेरूबारी विवाद आता है और ये कहता है कि भैया प्रस्तावना जो है ये संविधान का नहीं है। बोलो क्या? अंग। संविधान का क्या नहीं है बताओ? अंग नहीं है, ठीक है। इस विवाद ने ये घोषणा कर दी कि ये प्रस्तावना या उद्देशिका है, ये संविधान का अंग नहीं है, ठीक है, अंग नहीं है। तो आगे बात बढ़ते हैं। लेकिन आगे चल के हम बात करते हैं 1960 के बाद 1973 की बात आती है और 1973 में सबसे लंबा चलने वाला विवाद आता है जिसका नाम आता है केशवानंद भारती केरल राज्य। भारती बनाम केरल राज्य आता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का ये विवाद आता है और ये विवाद साथियों ये डिसीजन देता है कि भैया संविधान का जो मूल अंग है वो है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग बताया था, मूल ढांचा बताया था। इसने ये भी कहा था कि भैया प्रस्तावना में परिवर्तन तो किया जा सकता है। प्रस्तावना में क्या तो किया जा सकता है बताओ? परिवर्तन तो किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे से छेड़खानी नहीं की जाएगी। जो मूल ढांचा है, जो संविधान निर्माण के समय जो बना है, उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन जो पहले का जो मूल ढांचा है उसको बदला नहीं जा सकता है। तो कहते हैं कि साथियों यहाँ पर इसने संविधान का प्रस्तावना को माना था, बोलो क्या? अंग। ये सवाल भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये दो डिसीजन कई बार पूछे गए हैं और आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है साथियों 1976 की। कब की बात आती है बताओ? 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। अरे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत मूल ढांचे से कोई छेड़खानी नहीं की, ठीक है। इसमें केवल जोड़े गए थे कितने शब्द बताओ? 3 शब्द। तो 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो आप हमें बताइए कि वो 3 शब्द कौन कौन से थे? एक तो था समाजवादी। कौन सा वादी रे? समाजवादी। एक था पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, इसे धर्म निरपेक्षता भी बोल सकते हैं, ठीक है। पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता बात एक ही है। और एक आता है साथियों अखंडता। क्या आता है बताओ? अखंडता आता है, अखंडता, ठीक है। तो ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना में पहली बार किस संविधान संशोधन के तहत निम्न 3 शब्दों को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कितने शब्दों को जोड़ा गया? 3 शब्दों को, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रस्तावना को जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे पहले लिखा आएगा हम भारत के लोग। क्या लिखा आएगा बताओ? हम भारत के लोग। ये शब्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ये हम भारत के लोग, ठीक है। ये बात हम भारत के लोग, ये सबसे पहले हमने जो देखी थी वो देखी थी यूएनओ के संविधान में। कहाँ देखी थी बताओ? यूएनओ के संविधान में। तो वहां से प्रेरित हुए हैं इस लाइन को लेकर हम।
तो आप देखोगे तो ये लाइन आपको मिल जाएगी। इसी में सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक जो है समाजता की बात की गई है प्रस्तावना में। इसी प्रस्तावना में हम देखेंगे तो इसी में स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की बात की गई है हमारी प्रस्तावना में। समानता स्वतंत्रता और ये बंधुत्व की भावना को हमने जो लिया है, एक तो आपको मिलेगा शब्द स्वतंत्रता, कौन सा शब्द बताओ, स्वतंत्रता। एक आपको मिलेगा रे भैया समानता, और एक मिलेगा आपको बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, और ये सब के सब शब्दों को हमने लिया है भैया फ्रांस की क्रांति से सीखे थे हम। फ्रांस की जो 1789 में जो क्रांति हुई थी वो आजादी को लेकर ही हुई थी, ठीक है। तो वहां से इन शब्दों को उठाया है, गढ़ा है। तो प्रस्तावना हमारी वेरी इंपोर्टेंट है। प्रस्तावना में आगे आप देखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे शब्दों को जड़ा गया है। प्रस्तावना में ही हमें प्रभुत्व संपन्न एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में प्रेरित किया गया है। इसी में हमें जो है इस तरीके से बताया गया है कि हमारा एक प्रभुत्व संपन्न एक गणराज्य है। कौन बताओ, भारत। तो बड़े काम की चीज है ये प्रस्तावना, बहुत अच्छी है। और इस प्रस्तावना में लगभग संविधान का सार है। संविधान का अगर सार की अगर मैं बात करूं तो इसी प्रस्तावना में मिल जाएगा, जो मैंने आपके हिसाब से ये कम शब्दों में बताने का प्रयास किया है। अब देखिए ये प्रस्तावना जैसे ही खत्म हो जाती है उसके बाद हम बात करेंगे कि भैया अब संविधान निर्माण की आगे की बात आती है। तो अब संविधान सभा की ये तीसरी बैठक थी, कौन सी बैठक थी, तीसरी। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो आती है 24 जनवरी 1900 कब बताओ रे, 47 को, ठीक है। 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा की अंतिम बैठक आती है। अब देखो थोड़ी सी कंफ्यूज और हो जाती है कभी कभी, क्या हो जाते हैं कि एक डेट आपको ये भी मिलेगी भैया 26 नवंबर वाली, कौन सी डेट बताओ, 26 नवंबर 1949 वाली भी मिलेगी, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949, ये 1950 से 47 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 26 जनवरी 1950 वाली भी डेट में 24 जनवरी 1950 वाली मिलेगी, लेकिन इससे पहले आपको 26 नवंबर 1949 वाली डेट मिलेगी। ये भी हमारे लिए इंपोर्टेंट डेट है, ध्यान रखना है। ये हमारे संविधान के लिए क्यों इंपोर्टेंट है बताओ। इस दिन हमारा संविधान, इसको इसको जगह इधर ध्यान दे, देखो 26 इधर ध्यान दो, इस दिन हमारे संविधान का ध्यान दो। हाँ भैया ध्यान देते रहे इधर। यहां पे अगर मैं बात करूं तो संविधान के निर्माण की अगर मैं बात करूं तो कब हुआ बताओ, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हो गया था, बन गया था, ठीक है। लेकिन बात करते हैं तो ये डेट भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये डेट भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 26 जनवरी 1950 वाली डेट और भी महत्वपूर्ण है। देखो तो क्या हुआ था, 24 जनवरी 1950 की बात करूं तो यहाँ पर ये अंतिम बैठक थी। कौन सी बैठक थी, पहली बात तो ये अंतिम बैठक थी। और अंतिम बैठक जैसे कि आपकी आरबीएसई की किताब में दिखाया गया है तो ये 166वीं बैठक थी। कौन सी बैठक थी बताओ, लेकिन आपकी कुछ लूसेंट जैसी किताबों में 165 बैठक बताई जाती है, ठीक है। लेकिन वो संविधान निर्माण तक ही बताता है। अगर संविधान निर्माण तक अगर अपन बैठकों की बात करें तो ये 165वीं बैठक थी। कब हुई थी वो बताओ, 26 नवंबर 1949 को। साथियों 165वीं बैठक के साथ में एक विशेष बैठक थी, तो कुल टोटल कौन सी हो जाती, कितनी हो जाती है, 166। अब एक विशेष बैठक का मतलब क्या हुआ, ये एक विशेष बैठक थी, ये विशेष बैठक थी, ये नॉर्मल बैठक थी, लेकिन ये विशेष बनाई गई थी। कैसे बनाई गई थी वो अपन देखते हैं। साथियों ये संविधान सभा की पहली बात तो अंतिम बैठक थी। इसी दिन आपको ध्यान रखना है हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया था संविधान में। इसी दिन अपनाया गया था, बताओ किसको, बताओ, राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। और इसी दिन आपको ध्यान रखना है भैया राष्ट्रपति को अपनाया गया था। किसको अपनाया गया था बताओ, राष्ट्रपति को अपनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है भैया राष्ट्रपति को भी कब अपनाया बताओ, 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था बताओ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। और इसी दिन की अगर मैं बात करता हूं तो इसी दिन 284 सदस्य आते हैं। कितने सदस्य आते हैं बताओ, 284 सदस्य आते हैं। इन 284 सदस्यों के द्वारा संविधान पर किए जाते हैं साथियों हस्ताक्षर। क्या किए जाते हैं बताओ, हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंट ये बैठक है आप समझ सकते हैं। इसी दिन हमने राष्ट्रगान अपनाया था, इसी दिन हमने राष्ट्रगीत को अपनाया था, इसी दिन हमने राष्ट्रपति को अपनाया था, और इसी दिन हमने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो आप समझ सकते हैं ये बैठक नॉर्मल बैठक नहीं है, ये हमारे लिए बहुत विशेष बैठक थी।
तो बात करते हैं यहाँ पर साथियों 284 सदस्यों की, तो इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, जिनमें सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किए थे बताओ? जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। नियम या कानूनों के अनुसार बात करें तो हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति था अंबेडकर। कौन था बताओ? अंबेडकर। ठीक है, कौन बताएगा कि हमारे राजस्थान की ओर से सबसे पहले हस्ताक्षर किस भाई साहब ने किए होंगे? तो ध्यान रखना है, वेरी गुड। हमारे राजस्थान की ओर से सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला कोई व्यक्ति था, तो उसका नाम था बलवंत सिंह मेहता कह सकते हो। ठीक है, आपको तो बलवंत याद रख लेना है। तो ये हमारे राजस्थान में इस तरीके से क्या हुए थे, संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। तो बारी बारी से हमने ये अंतिम बैठक देखी थी, तो ये 24 जनवरी 1950 की थी। और उसके बाद आपको ये तो पता ही होगा 26 जनवरी की डेट आती है 2 दिन बाद, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 की अगर मैं बात करता हूं तो साथियों इसको हालांकि मैं आगे बताऊंगा आपको। इस दिन हमारे राष्ट्रपति ने देश के पहले नागरिक ने क्या ली थी? शपथ ली थी। क्या ली थी बताओ? पद की शपथ ली थी। और इसी दिन हमारे देश को एक प्रभुत्व संपन्न एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया था बताओ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, उसको मैं आगे बताऊंगा जब संविधान का अपन निर्माण करेंगे तब। ठीक है, तो बात करते हैं, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में होना जरूरी है। अब हमने फिर बात की थी, कुछ समितियों की बात की थी कि संविधान निर्माण हेतु तो कौन कौन सी समितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो संविधान निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण समिति एक थी जिसका नाम प्रारूप समिति था। ठीक है, तो एक तरफ मैंने आपको कुछ समितियों के नाम बताए होंगे और एक तरफ मैंने आपको बताए होंगे कुछ अध्यक्षों के नाम। ठीक है, तो बात करते हैं, सबसे पहले मैंने संघ संचालन समिति का नाम बताया होगा। कौन थे अध्यक्ष बताओ? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था संघ जवाहरलाल नेहरू। कौन थे बताओ? जवाहरलाल नेहरू आते हैं। फिर आपको मैंने कौन सी समिति बताई रे? संचालन है ना, इसको संघ शक्ति समिति कुछ भी कह दो, है ना। दूसरी आती है संचालन समिति। कौन था बताओ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था बताओ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण समिति जिसपे विवाद होता रहता है, झंडा समिति। कौन सी समिति बताओ? झंडा समिति आती है। अब झंडा समिति का आप देखोगे किताबों में तो जेबी कृपलानी मिल जाएगा, लेकिन कुछ बढ़िया ऑथेंटिक किताबों में आप देखोगे तो यहाँ भी आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही मिलेगा। क्या आंसर मिलेगा बताओ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये एग्जामों में पूछा गया है, तब इसका आंसर बोर्ड ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही माना है। इसलिए विवाद किसी तरीके का नहीं होना चाहिए। ये लंबा विवाद है, गूगल पे सर्च करोगे तो जेबी कृपलानी। ठीक है, छोटी मोटी किताबों में भी जेबी कृपलानी दे रखा है, लेकिन बढ़िया ऑथेंटिक अगर किताबों में उठा के देखते हैं तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिलेगा, झंडा समिति का अध्यक्ष। उसके बाद मैंने प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बताया होगा कि भैया प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था बताओ? पटेल। कौन था बताओ? पटेल। उसके बाद मूल अधिकार, कौन से अधिकार है बताओ? मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष बताया था जेबी कृपलानी। कौन बताया था बताओ? जेबी कृपलानी बताया था मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष। उसके बाद सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो समिति है वो है भैया प्रारूप समिति। कौन सी समिति बताओ? ये कई बार एग्जाम में आई हुई है और इसका अध्यक्ष जो था वो कौन था बताओ? अंबेडकर था। ये कुछ बढ़िया बढ़िया समितियों के मैंने नाम बताए थे जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो ये समितियों के बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर हमने प्रारूप समिति की कुछ बातें की थी कि भैया प्रारूप समिति का जो गठन है ये कब हुआ था गठन, ये भी पूछा जाता है। तो ये 29 अगस्त को हुआ है। कितने अगस्त को हुआ बताओ? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। किस समिति का गठन बताओ? प्रारूप समिति का। ये प्रारूप समिति कितने सदस्यीय थी बताओ? 7 सदस्यीय ये समिति थी जिसका गठन पूछा जाता है एग्जाम में। इसका अध्यक्ष कौन था बताओ? भीमराव अंबेडकर इसका अध्यक्ष था। ठीक है, इसी दिन हमने जो है प्रारूप समिति का जो पहले से सलाहकार चला आ रहा था संविधान सभा का, वही प्रारूप समिति का जो है बनता है। प्रारूप जो तैयार करता है, जो संविधान का जो प्रारूप तैयार करने का जो काम करता है वो मूल रूप से करता है भैया BN राव। कौन करता है बताओ? BN राव, बेनिगल नरसिम्हा राव। लेकिन हमने फिर आगे आपको बात बताई होगी कि भैया अंबेडकर को भी कुछ कहा जाता है, तो हमने बताया होगा आपको अंबेडकर के बारे में कि संविधान का स्थापत्यकार अगर पूछा जाए तो कौन बताना है आपको? अंबेडकर। संविधान का आपको शिल्पकार पूछा जाए तो कौन बताना है बताओ? अंबेडकर।
भारत का आपसे अगर पूछा जाए मनु, अरे भारत का मनु अगर पूछा जाए तो वो भी कौन है बताओ, अंबेडकर। और अगर आपसे पूछा जाए कि भैया हमें तो संविधान का बता दो रे फादर, ठीक है, पिता बता दो, तो भी कौन बताना है, अंबेडकर। इस तरीके से अंबेडकर जी से भी 4 सवाल अलग अलग भाषाओं के रूप में पूछे गए हैं। तो ये चारों लैंग्वेज मैंने आपको बता दी थी, तो ये भी बात आपके समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब देखते हैं यहाँ के बाद तो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया ना, यही था कि लास्ट यही पॉइंट था कि लास्ट। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ तक का सफर आपका इनके बिना अधूरा था, जो मैंने आपको जोड़ने का प्रयास किया था। तो ये बातें आपके समझ में आई होगी। अब मैं आपको आगे की बात बता देता हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे साथियों संविधान निर्माण की। किसकी बात करेंगे बताओ? संविधान निर्माण की। कोई बताएगा कि संविधान के निर्माण में कितने समय लगा था? संविधान का निर्माण, तो बहुत अच्छी बात है, आपने बताया। पहली बात तो बात करते हैं कि भैया संविधान निर्माण में लागत कितनी आई थी। तो देखिए लागत की अगर मैं बात करूं तो लगभग 64 लाख। कितना लाख बताओ? 64 लाख, लगभग 63 लाख और, है ना, 63 लाख और कितना है, 93 कुछ हजार ऐसे और 729 रुपए ऐसे है। लेकिन आपको तो लगभग में आपको कितना याद रखना है, 64 लाख। बात करते हैं कि भैया समय कितना लगा था, बनकर कितने समय में पूरा हो गया था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में साथियों हमारा संविधान बनकर क्या हो गया था, तैयार। बात करते हैं कि संविधान निर्माण की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। संविधान निर्माण की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, या संविधान की मैं बात करूं तो पहला चरण, संविधान निर्माण का पहला चरण कहाँ से माना जाता है या किस बैठक से माना जाता है? तो संविधान निर्माण का जो पहला चरण माना जाता है वो 9 दिसंबर 1940 से पहली बैठक से ही माना जाता है, ठीक है। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वहां से ही माना जाता है संविधान निर्माण का पहला चरण, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहां से लेकर हम बात करते हैं तो 26 नवंबर तक, कहां तक बताओ? 26 नवंबर 1949 तक यहाँ पे संविधान क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है संविधान का। लेकिन संविधान लागू कब होता है बताओ? 26 जनवरी को। कौन सी जनवरी को बताओ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हो जाता है, बताओ क्या, लागू, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, लागू हो जाता है। और यहाँ पर हो जाता है साथियों क्या बताओ, निर्माण। और यहाँ पर ये माना जाता है प्रथम चरण। क्या माना जाता है बताओ? प्रथम चरण। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम थोड़ा सा और बात करें कि भैया हमारे संविधान निर्माण के समय, या संविधान निर्माण के समय कितने तो अनुच्छेद थे, ठीक है। मूल रूप से बात कर रहा हूं मैं, कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूची थी और कितने भाग थे। ये चीजें भी पूछी जा सकती है आपसे और पूछते ही रहते हैं। तो मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम संविधान निर्माण के समय की हम बात करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। संविधान निर्माण के समय हम बात कर रहे हैं भैया मूल रूप से। मूल रूप से किसकी बात करते हैं? तो मूल रूप से जब हमारा संविधान बना था तब की बात कर रहा हूं मैं, 1949 की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर मूल रूप से अपन 3 चीजों को फोकस करेंगे। एक तो यहाँ पर हम देखेंगे भैया अनुच्छेद कितने थे, एक यहाँ पर हम देखेंगे कि भैया अनुसूची कितनी थी, ठीक है, और एक हम यहाँ पर देखेंगे कि भाग कितने थे। ये जोड़ा पूछा जाता है, कई बार आया ये कि संविधान निर्माण के समय मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे या क्या स्थिति थी, तो वो जोड़े में देता है फिर वो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं मूल रूप से अनुच्छेदों की संख्या कितनी बताओ? 395 थी, ठीक है ना। और अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो 8 थी। कितनी थी बताओ? 8। और भाग की मैं बात करूं तो बताओ 22। तो ये जोड़ा आपको ध्यान रखना है। ये जोड़ा कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे आरपीएससी भी पूछती है, राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड भी पूछता है। और बहुत अच्छी बात है साथियों, संविधान आपकी हर एग्जाम में आता है। आप चपरासी से लेकर आईएएस की एग्जाम दे लेना, उसमें संविधान आएगा, और चीज की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन संविधान तो पूछा जाता ही है। तो संविधान आपको अपने हिसाब से भी जरूरी है, एग्जाम के हिसाब से भी जरूरी है। अपने हिसाब से क्यों? क्योंकि संविधान ये जो हमें अधिकार हक देता है, ठीक है, तो इसलिए भी अपन को सारी चीजें जानना जरूरी है। जानने के लिए आपको ये चीजें सीखना है तो एग्जाम में आएंगी तो वहां भी आपको काम आ जाएंगी। तो मूल रूप से ढांचा ये याद रखना है। लेकिन फिर अपन बात करें कि साहब हमें तो वर्तमान की कंडीशन भी बता दो, ठीक है, वर्तमान में क्या स्थिति है। तो वर्तमान में भी अनुच्छेद तो कितने बताओ? 395 है। लेकिन बात करते हैं 12 अनुसूची कितनी हो गई है? 12 हो गई है। और भागों की अगर मैं बात करूं तो साथियों 25। कितने हो गए बताओ? 25।
अब ये कहेंगे कि 25 में 3 और कौन से जोड़ दिए, ठीक है, तो 3 की मैं बात करूं तो अपन देख लेते हैं साथियों। एक तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है आपको भाग 4 क्या मिल जाएगा, भाग 4 क्या मिल जाएगा, भाग 4 क्या में बाद में जोड़े है ये, ठीक है, भाग 4 क्या में क्या मिलेगा, मूल कर्तव्य मिलेंगे, क्या मिलेंगे बताओ, मूल कर्तव्यों का उल्लेख कौन से भाग में बताओ, 4 कै में है और अनुच्छेद 51 के, ठीक है, तो इस तरीके से एक तो ये है, और एक ये जोड़ा गया था साथियों भाग 9 के कबूतर, ठीक है, भाग 9 के में क्या है, पंचायत, क्या है बताओ, पंचायत, ठीक है, ये याद रखना है। और एक आता है साथियों 9 खे, ठीक है, इसमें सहकारी समितियों का उल्लेख मिलता है, सहकारी समितियों का जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है, 9 खे में, ठीक है, 2011 से स्टार्ट किया गया है इसको, ठीक है। इधर ध्यान दें, जबकि मल्ले, हाँ, तो ये तीन तीन भाग बाद में जोड़े गए हैं, 3 भाग बाद में जोड़े गए हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो गई है बताओ। अब कहते हैं कि साहब हम तो किताबों में पढ़ते हैं कि अनुच्छेद तो बहुत हो गए, तो वो गणना की दृष्टि से लगभग 450 से भी अधिक है, 465 से भी अधिक है, जो आपसे कभी पूछे नहीं जाएंगे, उसकी टेंशन ना ले आप, ठीक है। तो गणना की दृष्टि से तो इनमें ही जोड़ते जाते, जैसे आप अनुच्छेद 19 को ही पढ़िए, अनुच्छेद 19 में आप 6 और अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 19 बन के, अनुच्छेद 19 टू खे, इस तरीके से आप देखेंगे तो 7 हो गए अनुच्छेद 19 में, तो ऐसे अपन काउंटिंग करें तो इनकी संख्या 465 से भी अधिक है, तो वो आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि इतना कोई नहीं पूछता आपसे, तो ये जोड़ा याद रखना है। वर्तमान की कंडीशन ये हो गई, मूल रूप की कंडीशन ये हो गई, समझ में आया नहीं आया, तो इस तरीके से अपन को देखना है। तो यहाँ पे अपनी संविधान निर्माण की कहानी इस तरीके से स्टार्ट हो जाती है। फिर हम बात करें, अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों इस समय का और इस समय का, तो आप हमें बता दीजिए, आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप ये क्वेश्चन बताइए कि भारतीय संविधान कब प्रत्यावर्तित हुआ था। 3 शब्द पूछूंगा मैं आपसे, देखो, एक तो मैंने शब्द पूछा प्रत्यावर्तित, और यहीं पर आपका सवाल छिपा हुआ है, आंसर भी यही है, ठीक है। एक तो मैंने शब्द पूछा है, जल्दी बोलो कौन सा। कोई बात नहीं, अब ये पता नहीं इसकी आवाज नहीं आई है, ध्यान नहीं था क्या।